हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है एक्सटेंशन एजुकेशन पर। एक्सटेंशन एजुकेशन में भी हम देख रहे हैं श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री। कल हमारी चर्चा हुई थी कि जो हमारे श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री हैं, उनका प्रयोग हम क्यों करते हैं, कौन-कौन से हमारे श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री हैं। सबसे पहले इसमें हमने टेलीविज़न पर चर्चा किया था कि टेलीविज़न एक विराट जनसमूह संपर्क विधि है। हमने इसके महत्व को समझा था, हमने टेलीविज़न के इतिहास के बारे में समझा था। उसके बाद हमने जो चर्चा की थी, वो की थी फ़िल्म पर। फ़िल्म यानी कि जो चलचित्र हैं, ये क्या होते हैं? चलचित्र के इतिहास को समझा था, यानी कि कब से ये स्टार्ट हुआ था, पहली मूक फ़िल्म कौन-सी थी, कौन-सी जो है रंगीन फ़िल्म कब बनी, कब से भारत में कहाँ पर फ़िल्मों का प्रदर्शन स्टार्ट हुआ, सबसे पहला जो सिनेमा हॉल था वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया। इन्हीं सब बातों पर कल हमने चर्चा किया था। अब उसी के आगे आज हमें कठपुतली के बारे में समझना है। तो सबसे पहले आप ध्यान क्या रखेंगे कि जो ये कठपुतली का खेल होता है, ये एक आपका दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। तो कठपुतली क्या है? बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है और आपसे 2021 में पूछा भी गया है। कठपुतली क्या है? क्या ये श्रव्य शिक्षण सामग्री है, दृश्य शिक्षण सामग्री है, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री है? तो हमें पता है कि ये हमारा श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री है। कठपुतली के खेल को हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो जो हमारी कठपुतली है, कठपुतली के खेल के द्वारा ग्रामीणों को शिक्षित किया जाता है। उनके ज्ञान, व्यवहार, कुशलता में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। जो भी आप जो भी आप श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं या फिर जो भी आप दृश्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं, छपी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं, यानी कि लिखित शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं, आपका उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य यही होता है कि जो ग्रामीण हैं, उनको शिक्षित करें हम, उनके ज्ञान, उनके व्यवहार, उनकी कुशलता में परिवर्तन लाया जाए। और आपको पता है कि जब तक हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है, तब तक सीखना नहीं होता है। ये चीज़ें आपने लर्निंग में पढ़ रखी है कि जब मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है, तभी व्यक्ति सीखता है। जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल समझा था कि अगर व्यक्ति जा रहा है और उसके पैर में पत्थर लगा और अगर उसने पत्थर को नहीं हटाया और दूसरे दिन भी उसके पैर में वही पत्थर लगा, इसका मतलब उसकी लर्निंग नहीं हुई है। यदि व्यक्ति उस पत्थर को हटा देता है और अगले दिन वो पत्थर से चोट नहीं खाता है, इसका मतलब उसके ज्ञान में वृद्धि हुई है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति ने लर्निंग की है। ठीक? तो जो हम ये कठपुतली का खेल दिखाते हैं ग्रामीणों को, इसका अर्थ हमारा ये होता है कि हम ग्रामीणों के ज्ञान, उनके व्यवहार, उनकी जो कुशलता है, उसमें वांछित परिवर्तन लाएँ। आगे इसी में है, आगे जो कठपुतली है, कठपुतली शिक्षण के साथ ही मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण साधन है। जैसे आपका टीवी था, टीवी के द्वारा आप सीख तो रहे थे, सीखने के साथ-साथ आप मनोरंजन भी करते हैं। तो उसी तरह से आपका कठपुतली भी है, कठपुतली शिक्षण के साथ ही साथ मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण साधन होता है। पहले कठपुतली खेल के माध्यम से केवल धार्मिक और ऐतिहासिक गाथाएं प्रस्तुत की जाती थी, लेकिन आज इनका काफी प्रचार प्रसार हुआ है। आज कठपुतली के ही माध्यम से अनेक कुरीतियों का पर्दाफाश किया जाता है। जैसे जैसे आपका दहेज प्रथा हो गया,
पर्दा प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, मृत भोज हो गए, तो इन सभी का प्रदर्शन हम कठपुतली के माध्यम से करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कठपुतली के माध्यम से दिखाई जाती हैं। लेकिन जो पहले कठपुतली शो हुआ करते थे या जो कठपुतली के खेल हुआ करते थे, उसमें केवल आपको धार्मिक और ऐतिहासिक गाथाएँ ही देखने को मिलती हैं। और आपको पता है कि जैसे-जैसे समय बदलता जाता है, वैसे-वैसे चीज़ों में परिवर्तन होता जाता है। तो आज का जो ये हमारा कठपुतली का खेल होता है, आज का प्रचार-प्रसार बहुत ज़्यादा हो चुका है। आज इसी कठपुतली के माध्यम से जो हमारे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उन्हें हम लोगों के समक्ष कठपुतली खेल के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जैसे हमारे समाज में एक बुराई है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या है? एक ये कह सकते हैं एक कुरीति है। बाल विवाह ये भी कुरीत है। पर्दा प्रथा ये भी कुरीत है। मृत भोज ये भी कुरीत ही है। तो कठपुतली के माध्यम से अच्छा ये बताइए ये तो हो गई अलग की बात, हम देख रहे हैं कठपुतली तो हम समझ रहे हैं। ये बताइए कि क्या आज भी बाल विवाह हो रहे हैं? जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो 1929 में जो शारदा एक्ट आया था उसमें आपके बाल विवाह को रोक लगाया गया और जो लड़कियों की विवाह की उम्र थी वो 18 वर्ष और लड़कों की विवाह की उम्र क्या किया गया? 21 वर्ष किया गया था। तो ये तो हो गई कि हम कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते हैं जब तक लड़की 18 साल की नहीं हो जाती है और लड़का 21 साल का नहीं हो जाता है। लेकिन ज़रा एक बार कमेंट करके बताइए क्या आज भी बाल विवाह हो रहे हैं? ठीक, ये आप बताएँगे। सोचिएगा, समझिएगा, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही बाल विवाह हो रहा है। हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से भी बाल विवाह हो रहे हों। अगर हो रहा है तो कैसे ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कठपुतली के माध्यम से। तो कठपुतली के माध्यम से जो भी हमारे समाज में बुराइयाँ हैं, जो भी अंधविश्वास हैं, इन सभी को कठपुतली शो के माध्यम से या कठपुतली खेल के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कठपुतली के माध्यम से परिवार नियोजन के संदेश को जन-जन तक पहुँचाया। सॉरी। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है आप ध्यान क्या रखेंगे? आप ध्यान ये रखेंगे कि जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने परिवार नियोजन के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने के लिए किसका प्रयोग किया? किसका प्रयोग किया? कठपुतली का। तो इन्होंने क्या किया कठपुतली के माध्यम से शो करवाया किसके लिए परिवार नियोजन के लिए जरा एक बार बताइएगा ये परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम कब चलाया गया था ठीक आपने ये हेल्थ साइंस में जरूर पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है आपने ठीक तो ये आपको बताना है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब चलाया गया परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम कब चलाया गया ठीक तो ये आप तो समझ लिए हैं कि जो ये कठपुतली है, कठपुतली के खेल का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो ये जो कठपुतली का खेल है, ये कोई एक प्रकार, 2 प्रकार का नहीं होता है। कठपुतली का खेल कई प्रकार का होता है, जिसमें से कुछ आपको ध्यान रखने हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले कठपुतलियों में आपका आता है हाथ से चलने वाली कठपुतली। हाथ से चलने वाली जो हैंड पपेट होती है। दूसरी है आपकी धागे से चलने वाली कठपुतली। तीसरी है आपकी छड़ से चलने वाली कठपुतली। चौथी है आपकी छाया कठपुतली यानी कि वही जो शैडो पपेट होती है। अगला है आपका पेपर मैच की कठपुतली। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 5 प्रकार की आपकी कठपुतलियाँ होती हैं। अगर ये 5 तो आपने नाम ध्यान रख लिए, आपको इन पाँचों का नाम ध्यान रखना है। ये जो हाथ से चलने वाली कठपुतली है, ये बहुत ही आसान होती है। जो आपने पहले देखा हाथ से चलने वाली कठपुतली,
इसको तैयार करने का काम कठपुतली प्रदर्शन करने वाले ही करते हैं। और ये करते क्या है, तो ये 3 अंगुलियों में अपने दस्ताने की तरह इनमें ये 3 अंगुलियों वाले दस्ताने की तरह होती हैं, जो हाथों पर फिट हो जाएँ। और प्रथम जो उँगली होती है, जिसे हम प्रथम उँगली जो है हमारी, उसको कठपुतली के सिर में डालकर कहानी कहते जाते हैं और उसे हिलाते जाते हैं अपनी उँगलियों को। और ये आपने देखा भी होगा, टीवी पर भी देखा होगा कि ये करते क्या हैं, तो जैसे बोलते खुद हैं, लेकिन ये अपने हाथों को हिलाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कठपुतली बोल रही है। अब ये तो आपने समझा। ऐसे ही आपके धागे से चलने वाली कठपुतली होती है, यानी कि एक जो कठपुतली होती है उसको बना लेते हैं और ऊपर से यहाँ पे बना लेते हैं। मान लीजिए ऐसे कठपुतली बन गई और यहाँ पर लगा देते हैं धागा। तो कहानी कहते जाते हैं और कठपुतली को हिलाते जाते हैं। साथ ही साथ ये छड़ से चलने वाली कठपुतली, मतलब ये छड़ के द्वारा बनाया जाता है। इसे छड़ वाली कठपुतली कहते हैं। छाया कठपुतली क्या होती है? जैसे ये पर्दे के पीछे कठपुतली को चलाया जाता है और कहानी कही जाती है, तो इसे छाया कठपुतली के नाम से जानते हैं। अब ये जो आपका हाथ वाली कठपुतली है, इसका निर्माण कैसे करते हैं? तो जो हाथ की कठपुतली होती है, इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आपको एक पोस्टर कार्ड, अखबार, स्याही, सुई धागा और ये जो आपका गोंद हो गया, जलीय रंग हो गया, सफ़ेद कपड़ा हो गया और कुछ रंगीन कपड़ों की भी आवश्यकता होगी। तो इन सबको ले लेते हैं और सबसे पहले जो पोस्ट कार्ड है, उसको लपेट कर हम बेलनाकार बना लेते हैं और उसके अंगूठे की मोटाई के अनुसार उसको लपेट कर गोंद से हम चिपका लेते हैं। तो ये इसमें होता क्या है कि अगर स्त्री कठपुतली बनाना है तो चेहरा महिलाओं की तरह बनाएँगे और अगर पुरुष का बनाना है तो उसमें थोड़ा मूँछ-वूछ लगाकर पगड़ी बना देते हैं और जो क्या बोलते हैं इसको, चटक रंगों का प्रयोग कर लेते हैं, आकर्षक रंग जो लगें। साथ ही साथ अगर जैसे पुरुष कठपुतली बनाना है तो उसके लिए हम धोती कुर्ता पहनाते हैं और सर पे पगड़ी-वगड़ी बाँध देते हैं। अगर वहीं स्त्री के लिए पहनाना है तो उसको हम लहंगा चुन्नी पहनाते हैं और उसका श्रृंगार वगैरह कर देते हैं। और साथ ही साथ जो कठपुतली का खेल है, ये कम से कम 2 प्रसार कार्यकर्ता करते हैं, उनके 2 लोग होने चाहिए। कठपुतलियों का खेल देखने के लिए आपको एक चारपाई और ये खंभे वाले जो बरामदे होते हैं, इन सब का प्रयोग करना चाहिए, तो ये बहुत ही आसान होते हैं। इनका प्रयोग करना बहुत आसान होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप इसमें ध्यान क्या रखेंगे, तो कठपुतली का खेल दिखाते समय कठपुतली प्रदर्शन जो करता है, उनका शरीर चारपाई या फिर जो लकड़ी का खंभा है उसके पीछे होना चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया ना कि ये जैसे ये क्या हो गए, ये कठपुतली हो गई और ये यहाँ पे कुछ जैसे थोड़ा ऊँचाई पर होगा, तो जो व्यक्ति होंगे इसके पीछे होंगे, ताकि वो दिखे ना सामने से, सिर्फ बोलते जाएँ और जो कठपुतलियाँ हैं हमारी, वो चलती जाएँ। साथ ही साथ स्थानीय समस्याओं पर कठपुतली का खेल दिखाना चाहिए। इससे जो श्रोता होते हैं उनका ध्यान आकर्षण होता है। जो भी जो भी अंधविश्वास, कुरीतियाँ, बुरी आदतें हैं, इनको दूर करने के लिए आप सीधे संदेश ना देकर मनोरंजन के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ जो बोलने की कला है उसके साथ-साथ शब्दों का जाल भी दर्शकों को इस तरह से बाँध कर रखता है, जैसे आपके पास अगर बोलने का कौशल है। अब जैसे हर कोई वक्ता नहीं बन सकता है, इस बात को समझिए कि कुछ लोगों के पास ऐसे शब्दों के जाल होते हैं, वो अपने शब्दों के जाल में लोगों को इस तरह से फँसाते हैं कि वो लोग एकदम जैसे कहते हैं ना, ये मंत्रमुग्ध हो जाना, तो लोगों को इस तरह से उनके शब्दों का जाल उनको घेर लेता है कि व्यक्ति उठकर जाना ही नहीं चाहता है। इसके लाभ क्या होते हैं? तो ये आपकी जो कठपुतली होती है सस्ती होती है, कम खर्चीली होती है, मनोरंजन तरीके से श्रोताओं के ध्यान को आकर्षित करता है, उन्हें मनचाहा संदेश देता है। ग्रामीण लोग कठपुतली बनाकर बेचते हैं, इससे वो धन भी कमा सकते हैं। कठपुतली
खेल में स्थानीय भाषा, बोली, शब्द, जो लोकोक्तियाँ हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। कठपुतली का प्रयोग आप बार-बार कर सकते हैं, तो इसके कई लाभ होते हैं। अब लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप कठपुतली का खेल कर रहे हो तो इसे हर कोई नहीं कर सकता है। क्या आप और हम जाकर कठपुतली का खेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो एक कला होती है, ये कला जिसके अंदर होती है वही इसको कर सकता है, ठीक? ये तो आपने देखा कठपुतली के बारे में समझा, आपने कठपुतली के प्रकार को समझा। अब हम चलते हैं अपने अगले दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री की तरफ। ये भी आपसे पूछा गया है कि नाटक क्या है? क्या है नाटक? क्या ये श्रव्य शिक्षण है, दृश्य शिक्षण है, श्रव्य दृश्य है? तो हमें पता है कि ये जो नाटक है, नाटक हमारा श्रव्य दृश्य शिक्षण के अंतर्गत आता है। अब ये जो नाटक है, नाटक क्या है? तो जन शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दृश्य श्रव्य साधन है क्या नाटक। ये जैसे अभी आपने कठपुतली देखा ना, कठपुतली के माध्यम से जो भी हमारे समाज में बुराइयां हैं, जो भी अंधविश्वास हैं, जो भी कुप्रथाएं हैं, हम उनको दूर करते हैं, लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो सेम वही चीज होता है, इसमें इंसान होते हैं, जैसे वो कठपुतली थी और नाटक में लोग होते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो इसके माध्यम से, यानी कि जो नाटक है, नाटक के माध्यम से जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, रूढ़िवादी परंपराएँ हैं, इनको दूर किया जा सकता है। प्रसार कार्यकर्ता विद्यालयों के शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा ग्रामीणों के साथ मिलकर नाटक का आयोजन कर सकता है। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग पहले स्कूल में रहते थे तो क्या नाटक नहीं करते थे? नाटक करते थे ना? तो उस नाटक में क्या करते थे? आप किसी कहानी को, चाहे वो हमारे समाज में व्याप्त कोई भी कुरीति हो, अंधविश्वास हो, कोई भी रूढ़वादी परंपरा हो, इन सभी को प्रस्तुत करते थे ना? हम कितनी बार जो बेटियों को जला देते हैं दहेज के लिए, उसका भी नाटक कर चुके हैं। और बेटियों को पढ़ाने के लिए भी नाटक कर चुके हैं। आज हमारे देश में बेटियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं, इसका भी नाटक कर चुके हैं। तो नाटक के माध्यम से लोगों को जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जब आप प्रसार शिक्षा कर रहे हैं, तो जो हमारे समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जो हमारे समाज में अंधविश्वास हैं, अब इसमें जो आपने अभी कठपुतली में देखा, चाहे वो आपका क्या हो, बाल विवाह हो, पर्दा प्रथा हो, ये सारी चीज़ें इसमें भी आएँगी। ऐसा नहीं है कि अगर कठपुतली के माध्यम से हमने दिखाया है, तो इसमें नहीं आएगा। इसमें भी आपका दहेज प्रथा आ सकता है, पर्दा प्रथा आएगा, बाल विवाह आएगा, मृत्यु भोज आएगा, ये सारी चीज़ें आएँगी, ठीक? उसे गाँव के मुखिया, प्रधान या सरपंच, स्थानीय नेता आदि से मिलकर नाटक के बारे में विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिए। गाँव के प्रगतिशील युवाओं को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए। और आपको पता है कि अगर किसी ग्रामीण का या किसी ग्राम का विकास करना है, तो जो वहाँ की जनता है उसका योगदान, उसका सहयोग, उसकी सहानुभूति होना बहुत आवश्यक है। मतलब सहानुभूति यानी कि सद्भावना उसके अंदर होनी चाहिए। ये आवश्यक है कि लोग मिल-जुल कर कार्यों को करें। तो जब आप नाटक का वहाँ पर प्रदर्शन करना चाहते हैं या नाटक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वहाँ के जो गाँव के मुखिया हैं, जो प्रधान हैं या जो सरपंच हैं या फिर जो भी वहाँ के स्थानीय नेता हैं, उनसे मिलना चाहिए और जो प्रोग्राम आप करना चाहते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देनी चाहिए। साथ ही साथ जो वहाँ की ग्रामीण जनता है, जैसे जो वहाँ के युवक-युवतियाँ हैं, उनको इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए। इसमें ग्रामीण जीवन के चरित्र को निभाने के लिए ग्रामीणों की भी भागीदारी होनी चाहिए। यानी कि जो आप नाटक कर रहे हो, जो नाटक आप प्रस्तुत करना चाहते हो ग्रामीणों के समक्ष, उसमें से वही जो आपकी ग्रामीण जनता है, उसी को लेकर आपको ये नाटक करवाना चाहिए। उनकी भी भागीदारी आवश्यक होनी चाहिए। नाटक का विषय ऐसा होना चाहिए जो सबकी रुचि का हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसे नाटक का प्रदर्शन करें जिसमें लोगों की रुचि ही ना हो, लोग उसकी तरफ आकर्षित ही ना हों।
तो हमें ऐसे नाटक का प्रयोग करना है, मतलब ऐसे नाटक करने हैं जो लोगों के ध्यान को आकर्षित करे, लोगों में रुचि को जागृत करे, लोग उसे देखने के लिए बेबस हो जाएँ, बैठकर उसे वो देखें, समझें और चीज़ों को जानें। ठीक? ये तो आपने समझा कि हम नाटक के साथ क्या कर सकते हैं, मतलब नाटक के द्वारा क्या कर सकते हैं। जब आप नाटक करवा रहे हों, तो आपको एक बात ये ध्यान रखना चाहिए कि जो नाटक है, वो रात में 8 बजे के बाद ही आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि इस समय जो ग्रामीण लोग होते हैं, वो अपने-अपने जो खेती-बाड़ी का कार्य है या जो भी कार्य है, उससे निपटारा पा जाते हैं, उनको फुर्सत मिल जाती है। साथ ही नाटक ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए जो स्थान पूरा खुला हो, लोगों के बैठने की व्यवस्था हो। दशहरा या फिर जो गणेश चतुर्थी है, इसके शुभ अवसर पर नाटक का आयोजन किया जाना चाहिए। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके उत्तर प्रदेश में रासलीला यानी कि जो ये रासलीला हो गया या रामलीला हो गया, इन सभी चीज़ों का आयोजन किया जाता है। आपको पता ही होगा कि नवरात्रि आने वाली हैं, तो इस नवरात्रि में आपको जगह-जगह देखने को मिलेगा कि रामायण होता है, यानी कि रामलीला होता है। तो ये भी आपका एक प्रकार का नाटक ही होता है। तो जहाँ पर नाटक हो रहा हो, वहाँ पर लाइट वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब रात्र में चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, एक पर्दा भी होना चाहिए। जब नाटक का एक पात्र अपनी प्रस्तुत देकर चला जाए तो पर्दा गिरना चाहिए। हालाँकि ये सारी चीज़ें आपने अगर अपने आस-पास ये रामलीला होते हुए देखा होगा, तो आपको पता होगा कि किस तरह से कब पर्दा गिराया जाता है, कब पर्दा हटाया जाता है। ठीक? तो आप किन-किन विषयों पर नाटक कर सकते हैं? जैसे हर विषय पर नाटक कर पाना संभव तो नहीं होता है। वैसे ही कुछ ऐसे बातें हैं जिस पर आप कुछ ऐसे हमारे विषय हैं जिन पर आप नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वो नाटक कौन-कौन से हैं ज़रा हम देख लेते हैं। पहला है आपका पहला दूसरा ऐसा नहीं, मतलब ये जो सामने दिख रहे हैं आपको, ये सारे पे आप नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला है आपका पर्दा प्रथा, दूसरा है आपका बालिका शिक्षा, यानी कि पर्दा प्रथा किस तरह से एक रूढ़वादी परंपरा हो गया है, आप इस पर नाटक कर सकते हैं। बालिका शिक्षा कि बालिकाओं को पढ़ाने के लिए अब बालिका शिक्षा आया है, तो ज़रा एक बार बताइएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ? ठीक? अगला है आपका कुपोषण, जो कि आपको पता ही है हमारा भारत जो है वो दोहरे कुपोषण का भार उठा रहा है। अगला है बाल विवाह पे भी आप नाटक कर सकते हैं। लड़का-लड़की में भेदभाव, युवा महिला एवं कृषि मंडल पर आप नाटक कर सकते हैं। बुरी लतों को छुड़ाने के लिए आप नाटक कर सकते हैं। मृत भोज को रोकने के लिए आप नाटक कर सकते हैं। परिवार कल्याण के लिए आप नाटक कर सकते हैं। किस तरह से संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, इस पर आप नाटक बना सकते हैं। धार्मिक ऐतिहासिक गठनों पर भी आप नाटक बना सकते हैं। ये जो आपका संयुक्त परिवार है, आपने परिवार का चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर भी देखा होगा कि जो संयुक्त परिवार हैं, उनके विघटन के क्या कारण हैं। तो इसके विघटन के कई कारण होते हैं, ठीक? ज़रा एक बात बताइएगा, जैसे परिवार तो होता है, एक संयुक्त परिवार होता है और एक एकल परिवार होता है। आपने एकांकी परिवार का नाम सुना होगा। एकांकी परिवार और एकल परिवार में क्या डिफ़रेंस है? अगर आपको पता हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा, ठीक? हमने कहा कि एकल परिवार और एकांकी परिवार में आपको डिफ़रेंस बताना है, ठीक? बड़ा देखने में आपको सिमिलर सा लगेगा, लेकिन दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। एकांकी परिवार अलग है और एकल परिवार अलग है, ठीक? ये आपने देखा कि किस तरह से आप नाटक के माध्यम से चीज़ों को किन-किन पर आप नाटक कर सकते हैं और कैसे लोगों को जानकारी दे सकते हैं। अगर हम इसके लाभ की बात करें, तो नाटक के द्वारा लोगों की रुचि को जागृत करके उनमें जो व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियाँ, सामाजिक बुराइयाँ, रूढ़वादी परंपराएँ हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। गाँव वाले नाटक देखते हैं, नाटक का गहरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। वो अपने अंदर जो भी उनके अंदर
आदतें हैं जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है तो वो सुधारते हैं। साथ ही साथ ग्रामीणों को भी नाटक में भाग लेने का अवसर मिलता है, उनका आत्मविश्वास जगता है, वो उत्साही होते हैं। मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षण का भी कार्य हो जाता है, ठीक? लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये एक खर्चीली विधि होती है। इसमें श्रम साध्य शिक्षण माध्यम होता है। इसमें लोगों को परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। खर्चीला होता है, इसमें जो लोग जैसे जो डायलॉग वगैरह बोलते हैं, उनके बीच में थोड़ा-सा तालमेल बैठना चाहिए। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जब नाटक का आयोजन करवाते हैं। ठीक? ये आपने समझा नाटक के बारे में। तो अभी तक आपने 2 और समझ लिया। कल तो आपने टेलीविज़न फ़िल्म के बारे में समझा था। आज आपने कठपुतली का खेल और नाटक के बारे में समझा। अभी एक और आपका बच रहा है कि ये जो हमारे भारत की लोक गीत और परंपरागत नृत्य हैं, यानी कि जो पारंपरिक लोकगीत और लोक नृत्य हैं, ज़रा हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं और साथ ही साथ आज हम कुछ ऐसे नृत्यों के बारे में जो हमारे फ़ोक डांस हैं, उनके बारे में भी समझेंगे कि कौन-कौन से फ़ोक डांस कहाँ-कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? तो भारत अति प्राचीन समय से ही पारंपरिक लोक नृत्य और पारंपरिक लोकगीत और नृत्य का सम्राट रहा है। हमारे भारत में आज से नहीं, ये बहुत प्राचीन समय से ही कह सकते हैं कि जो हमारे पारंपरिक लोक नृत्य और लोकगीत और लोक नृत्य हैं, वो चले आ रहे हैं। यहाँ पर पर्व हो, जैसे शादी हो गया, शादी विवाह हो गया, कोई त्योहार हो गया या किसी अन्य विशेष आयोजन पर लोकगीत एवं लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। हमने जैसे कि कल भी चर्चा किया था शायद इस विषय में, जो हमारे यहाँ शादी विवाह होता है या फिर जो ये जब बच्चा पैदा होता है घर में, तो क्या वो 11 दिन तक करवाते हैं ना शाम को। हाँ, तो वो होता है, तो ऐसे समय पर क्या होता है, गीत वगैरह गाया जाता है। इसमें आपका नौटंकी भी आता है, कवि गायन भी आता है और लावड़ी नृत्य आता है, भजन आता है, रामलीला आता है, कृष्ण लीला आता है, कव्वाली आता है, सोहर हो गया, सोहर वही जो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। घूमर हो गया, तमाशा हो गया, आल्हा-उदल हो गया, गरबा हो गया, भजन कीर्तन हो गया, ये सारी चीज़ें प्रमुख रूप से की जाती हैं। तो ये जो आपने नाम सुने, ये हमारे भारत के भिन्न जो हमारे भारत के अलग-अलग राज्य हैं, वहाँ पर होने वाले लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य और लोकगीत जो हैं, उनके नाम दिए गए हैं। अब ये तो आपने यहाँ पर देख लिया कि लोक नृत्य और लोकगीत क्या-क्या हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये हो जाता है आपके लिए कि कौन-सा लोकगीत या फिर कौन-सा लोक नृत्य किस राज्य का है, ठीक? क्वेश्चन यहाँ से आपसे बनते हैं। आज भी उनका खूब चलन है। ऐसा नहीं है, जैसे भले ही आज हमारे यहाँ जो हमारा भारत है या हमारा देश है, यहाँ पे तकनीकी विकास बेतहाशा विकास कर चुके हैं। तकनीकी ने हमारे बहुत ज़्यादा विकास भले ही कर लिया हो, लेकिन जो हमारे लोक नृत्य और लोकगीत हैं, इनकी महत्व कम नहीं हुई है। शादी, विवाह, पर्व, त्योहार आदि के अवसरों पर स्थानीय लोगों के द्वारा लोकगीत गाए जाते हैं और लोक नृत्य किए भी जाते हैं। तो जैसे आपको पता है कि आज हमारे पास हम कोई भी चीज़ लगा के साउंड वगैरह लगाकर हम कितना गाना बजाते हैं, साउंड लगाते हैं और लाउड स्पीकर जो भी है, मतलब हमारे पास सब कुछ लगाकर बजा लें, गा लें, वो सब ठीक है। लेकिन आपको पता ही है कि जैसे शादी विवाह हुआ या जो सोहर यानी कि क्या बोल सकते हैं उसको, ये बरही के पहले का प्रोग्राम जो होता है, हम लोग के यहाँ तो भैया वो मतलब जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी दिन से लेकर 10 दिन यानी कि 11वें दिन तक लोग ये गाना बजाना करते हैं। तो भले ही हम लाउड स्पीकर वगैरह बजा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये जो गाँव की महिलाएँ बैठकर ये गीत, लोक नृत्य और लोक गीत करती हैं, इसकी महत्व कम नहीं हुई है। चाहे शादी विवाह हो, चाहे कोई भी तीज त्योहार हो, उस समय पर जो ये महिलाओं के द्वारा लोक नृत्य और लोकगीत किया जाता है, इसकी महत्व कम नहीं हुई है। आज भी लोग करते हैं। अभी परसों
यानी कि जब जन्माष्टमी थी, तो भी देखिए भले ही हमारे यहाँ जो भी लग जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन महिलाएँ महिलाएँ ही गाती हैं। यानी कि जो ये लोक नृत्य महिलाएँ ही नहीं मतलब कहने का मतलब कि लोग खुद से गाते हैं कि लोक नृत्य करेंगे, लोकगीत गाएँगे, तो इनकी महत्व कम नहीं होती है। पारंपरिक लोकगीतों तथा नृत्यों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनका समसामयिक विषयों से जुड़ाव होता है। इनमें ना केवल धार्मिक ऐतिहासिक गाथाएँ ही होती हैं, प्रस्तुत की जाती हैं, अपितु समाज तथा आर्थिक स्थितियों का भी प्रदर्शन इसमें किया जाता है। हम इसमें आर्थिक जो स्थितियाँ हैं, उनका भी ये प्रदर्शन करते हैं या फिर उनका भी प्रदर्शन किया जाता है। दिन-प्रतिदिन होने वाली घटनाओं, पारिवारिक संबंधों पर टीका-टिप्पणी की जाती है। सोहर हो गया, झूमर हो गया, घूमर हो गया, इनके माध्यम से पति-पत्नी, सास-बहू, ननद-भौजाई, देवर-देवरानी, जेठ-जेठानी इनके संबंधों को उजागर किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो सोहर वगैरह गाते हैं, तो इनमें सबका नाम आ जाता है, चाहे देवर-देवरानी हो, जेठ-जेठानी हो, भैया-भाभी हों या ननद-भौजाई हों, सबके संबंधों को इसमें उजागर किया जाता है और यह नैतिक शिक्षा का अच्छा माध्यम होता है। इसका गहरा प्रभाव जनमानस के मन मस्तिष्क पर पड़ता है। तो जो ये सोहर वगैरह होते हैं, जो भी नाटक होते हैं, नाटक नहीं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लोक नृत्य की, ठीक? तो इनके माध्यम से लोगों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब इससे लाभ क्या होते हैं? तो गाँव के लोग अपने रीत-रिवाज, उनके जो धार्मिक, सामाजिक गाथाएँ हैं, लोक नृत्य हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं। उनका अपने धर्म पर अटूट विश्वास होता है। बचपन से ही उनका विशेष लगाव या जुड़ाव कहते हैं महापुरुषों जो लोक देवता हैं या फिर जो अन्य देवताएँ हैं, उन पर रहता है। जैसे आपने देखा अभी हाल-फिलहाल में नाग पंचमी गई है, तो नाग पंचमी के अवसर पर नागों को दूध पिलाना, गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणपति बप्पा को 10 दिन के लिए अपने घर पर उनकी पूजा-अर्चना करना। तो ये सारे जो नैतिक विकास हैं, लोगों में नैतिक विकास, कर्मठता, उनकी जीवटता का विकास होता है। अनेक समस्याओं के समाधान भी इसी के माध्यम से मिल जाते हैं। लोग जो हैं जब मिल-जुल कर नाच-गान करते हैं तो उनके अंदर जो अपनेपन का भाव होता है वो उत्पन्न होता है। वो एक-दूसरे के साथ प्रेम सौहार्द के साथ में रहते हैं और ये खर्चीला भी कम होता है। जैसे गाँव के जो भी हैं 20-25 लोग अपना इकट्ठा हो गए, नाच-गाना हुआ, जो भी प्रोग्राम था हुआ, तो इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। ग्रामीण लोग फुर्सत के क्षणों में भी एक साथ बैठकर ये जो भी प्रोग्राम है उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रामीण कलाकारों के द्वारा इनका प्रस्तुतिकरण देश-विदेश में भी किया जा सकता है। जैसे आपको पता है कि घूमर हो गया, कालबेलिया नृत्य हो गया, ये सिर्फ़ आपके राजस्थान तक ही नहीं सीमित हैं, ये देश-विदेश में भी किए जाते हैं। अब इसकी सीमाएँ क्या हैं? तो वही टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप, रेडियो, आधुनिक संचार सामग्री आ जाने की वजह से इनका प्रभाव जो है कम हो गया है। आपको पता है कि हमें जो देखना होता है, हम खटाक से अपने फ़ोन में खोलते हैं और देख लेते हैं। जो लोग शहर में आकर बस गए हैं, वो धीरे-धीरे इन कलाओं को भूल जाते हैं। जो भी अपनी संस्कृति से दूर जाता है, वो क्या करता है, चीज़ों को भूल ही जाता है। तो ये जो भूलने का प्रचलन है, ये होता चला आ रहा है क्योंकि लोग अब आपको पता है कि कंप्यूटर आदि के माध्यम से चीज़ों को देखने का कार्य कर लेते हैं। अब ये देखिए कि जो हमारे यहाँ आस-पास के मार्केट हैं, हम हर चीज़ को अब ऑनलाइन करने लगे हैं। तो जो बाज़ार जो ये कह सकते हैं जैसे आपको पता है कि दिवाली के टाइम पर दिए वगैरह बनाए जाते हैं। हम ज़्यादातर चीज़ें अब ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेते हैं। तो इनकी महत्ता तो है, लेकिन अब क्या हो गया है कि ये जो आसानी से चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाती हैं, तो हम बाज़ार में जाकर इन चीज़ों को खोजते ही नहीं हैं। ठीक? तो ये आपने देखा कि किस तरह से आप लोक नृत्य और लोकगीत के माध्यम से लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं। अगर अब हम बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमारे भारत के कुछ परंपरागत
यानी कि पारंपरिक नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, जिन्हें हमें समझना है। तो हम एक-एक स्टेट को पढ़ते चलते हैं और उनके जो लोक नृत्य हैं, उनको भी देखते हुए चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो जो हमने 20-22 लिखे हैं और जो भी आपके छूट रहे होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे, हम उनको क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की ये कुचिपुड़ी आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, कुचिपुड़ी हो गया, वीरनाट्यम हो गया, बोमुलू हो गया और भामकल्पम हो गया, दप्पू हो गया, तपेटा हो गया, गुल्लू, लंबाड़ी, कोलट्टम। ये इतने आप फोक डांस जो हैं कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक, अगला जो हमारा स्टेट है वो आ जाता है असम। असम का बिहू बहुत ही प्रसिद्ध है। एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। तो असम का क्या प्रसिद्ध है? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है बिहू। बिहू हो गया, बिछुआ हो गया, नट पूजा हो गया, महारास हो गया, काली गोपाल हो गया, बगरुम्बा हो गया, नाग नृत्य हो गया, गोपाल हो गया, कानोई हो गया, होप जानाई हो गया और झुमुरा हो गया। ये कहाँ के हैं? ये इतने फोक डांस आपके असम के हैं। आपसे हाथ पैर जोड़ के निवेदन है कि इन्हें एक बार कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक? अब आ जाते हैं हम हिमाचल प्रदेश पर। तो ये जो हिमाचल प्रदेश है, सबसे पहले आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश का फ़ोक डांस क्या है? अगर हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के फ़ोक डांस की, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है झोरा। झोरा हो गया, झाली हो गया, नटी हो गया, डांगी हो गया, छपेला, महासू, धामन। ये इतने नाम आपको ध्यान रखने हैं हिमाचल प्रदेश के। हालाँकि अगर आपको यहाँ से नहीं याद करना है तो एक बार ज़रूर आप गूगल बाबा के पास जाएँगे, वहाँ पे भी आप अगर फ़ोक डांस बोलेंगे तो आ जाएगा हर एक स्टेट का। ठीक? अगला है आपका केरल। केरल में आप ध्यान रखिएगा कथकली, मोहिनीअट्टम, ये दोनों आपके क्लासिकल डांस हैं। इन दोनों का नाम मत भूलिएगा। ठीक? तो ये जो आपका केरल है, केरल में आपका कथकली, मोहिनीअट्टम, कुरावार कली, ये आपके 3 नाम ध्यान रखने हैं केरल में और ये दोनों तो आप ध्यान रखिएगा क्लासिकल हैं या फ़ोक डांस हैं। तो ये दोनों आपके क्लासिकल डांस के अंतर्गत आते हैं। अगला अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल आ जाता है आपका। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल का क्या-क्या है? जतरा है, बाउल है, लाठी है, गंभीरा है, संथाली है और ढाली है। ये आपके कहाँ के हैं? ये पश्चिम बंगाल के हैं। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में सबसे प्रसिद्ध है डांडिया गरबा। ये आपको आँख बंद करके लगा देना है कि डांडिया और गरबा कहाँ का है? तो गुजरात का है। साथ ही साथ रास, भावई, टिप्पणी, ये आप इतना ध्यान रखेंगे गुजरात का। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार का। तो बिहार का क्या है? बिहार का है जाट, जातिन, पनवारिया, पनवारिया, विदेशिया। ये इतना आपको बिहार का याद रखना है। ये जाट, जाटिन आपसे पूछा जा चुका है। तो जाट, जाटिन, पनवरिया, विदेशिया, इन सभी को नाम आपको ध्यान रखना है, कहाँ के हैं? बिहार के हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा का। तो हरियाणा का आपका क्या है? हरियाणा का है आपका झूमर, धमाल, गुग्गा, खोर, जागोर। ये कहाँ के हैं? ये हरियाणा के हैं। वहीं अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर का, तो रऊफ, हिकत, कूद डांडी नाच, साथ ही साथ आपका बस यही 3 नाम आपको ध्यान रखना है। रऊफ, हिकत, कूद डांडी नाच, ये आपके कहाँ के हैं? ये आपके जम्मू कश्मीर के आ जाते हैं। ठीक? अब अगर हम इसके आगे की बात करें कर्नाटक, कर्नाटक में आपका यक्षगान आता है, सुग्गी आता है, कनीथा आता है, लांबी आता है। ठीक? वहीं अगर हम बात करें उड़ीसा की, ओडिशा की आपका गोतिपुआ आता है, छाऊ आता है, घुमुरा आता है, संबली आता है। ओडिशा का आपका उड़िया ही है। ठीक? ये भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का उड़िया आता है।
महाराष्ट्र में आपका लावड़ी नृत्य है, डिंडी है, दही कला है, दशावतार है। ठीक। अगला है आपका झारखंड। तो जो झारखंड के नृत्य में आता है वो आता है झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर। ये जनानी और मर्दाना समझ में आ रहा है आपको? जनानी स्त्रियों को कहते हैं और जनाना पुरुषों को कहते हैं। तो जनानी झूमर, जनाना मर्दाना झूमर, जनानी जनाना, सॉरी यहाँ पर मर्दाना दिया गया है लेकिन वही है। मर्दाना मतलब वहाँ के पुरुषों को और जनानी मतलब वहाँ की स्त्रियों को। अगर जनानी और जनाना दिया गया है तो भी दिक्कत नहीं है क्योंकि जनाना का मतलब भी है पुरुष ही होता है। ठीक। फगुआ हो गया, सरहुल हो गया, बाराओ झीटका हो गया, डांगा हो गया, डोमचक हो गया, घोड़रा हो गया। ये कहाँ के हैं? ये सारे आपके झारखंड के हैं। अगली अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ आता है आपका। छत्तीसगढ़ का क्या है? तो गौर मारिया है, पैंथी है, पड़वानी है, बेड़ामती है, कपालिक है और भारथरी है। ये इतने नाम आपको छत्तीसगढ़ से ध्यान रखने हैं। पंजाब का, तो ये आपका बड़ा ही प्रसिद्ध भांगड़ा गिद्दा, ये कहाँ का है? ये पंजाब का है। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि धामल दंकारा। राजस्थान बड़ा ही प्रसिद्ध है, क्या? घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया। ये कालबेलिया, गणगौर और झूमर आपसे बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो जरा इसके नाम को आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 17वां है तमिलनाडु। तमिलनाडु, आप इस नाम को ध्यान रखेंगे, भरतनाट्यम। ये भी आपका क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम, कुमी कोलट्टम है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी आपका जो एक क्लासिकल डांस है वो छूट गया है, तो आप इसे नोट करिएगा, कथक। ठीक। उत्तर प्रदेश में क्या क्या है? नौटंकी है, रासलीला है, कजरी है। साथ ही साथ आप कथक को ध्यान रखिएगा। ठीक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपका एक क्लासिकल डांस है। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या क्या होता है? तो उत्तराखंड में होता है आपका भोटिया नृत्य और चंफुली। ये दो नाम आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। गोवा में देखनी, फुग्गी, सिग्मो, घोड़े, जगोर, गोफ। ये नाम आप ध्यान रखेंगे। ज़रा मुझे ये बताइए कि जो गोवा है, गोवा में गोवा का पारंपरिक वस्त्र क्या है? ये हमने अपनी क्लास में टेक्सटाइल में देखा था। ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगला आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्या है? तो मध्य प्रदेश का है जवारा, मटकी, अड़ा, खाड़ा नाच। ये इतना है। त्रिपुरा का आप ध्यान रखिएगा, झूमर है। ठीक। तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट लिख रखे थे, और भी आपका कुछ छूट रहा है उसे हम क्वेश्चन के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपने आज देखा श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के बारे में। कल अभी यानी कि जो हमारा आगे आने वाली क्लासेस होंगी उसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे? उसमें हम प्रौढ़ शिक्षा के बारे में अभी बात करेंगे, और उसके बाद हम अभी देखेंगे प्रसार कार्यकर्ता के बारे में थोड़ा समझेंगे। और आप लोग मुझे तब तक ये बताइए कि हम मंडे को क्या स्टार्ट करें? अपना यही कंटिन्यू करें, या जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक आई हैं वो आपकी एनसीईआरटी की बुकें हैं। एनसीईआरटी नहीं है पूरा, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। मुझे एनसीईआरटी की नहीं मिली, हालाँकि वही चल ही रहा है। तो ये जो आपकी बुकें हैं इसमें से मैं क्या आपको एक तरफ से पहले एनसीईआरटी करवा दूँ एक न्यू प्लेलिस्ट के साथ में, या फिर जैसे-जैसे आपका जैसे जो एक्सटेंशन एजुकेशन का पोर्शन है उसमें, उसे इसी एक्सटेंशन एजुकेशन के साथ कवर अप करवा दूँ, टेक्सटाइल के साथ में टेक्सटाइल को करवा दूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ में चाइल्ड डेवलपमेंट को करवा दूँगी। या फिर आप अगर कहें तो मैं एक एनसीईआरटी के नाम से प्लेलिस्ट ही बना दूँ, उसमें आपका एक तरफ से जैसे हम इसमें अपना करते हैं, एक तरफ से टॉपिक वाइज़ करते जाते हैं। ये मान के चलिए कि मैं इस तरह से बोल रही हूँ जैसे आपके हाई स्कूल 9th इंटर में पढ़ाया जाता है एक तरफ से
कि टॉपिक वाइज़ चैप्टर वाइज़ मैं वैसे आपको करवा दूँ एक न्यू प्लेलिस्ट के साथ में, या फिर जैसे-जैसे आपके जो-जो ब्रांच हैं उसी में बस ऐड करवाती चली जाऊँ। तो जो भी आपको सही लगेगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं यहीं पर संडे को इसकी प्रैक्टिस करवा के इसको यहीं पर रोक दूँगी और मंडे से आपके एनसीईआरटी बुक जो है उसमें से करवाऊँगी। एनसीईआरटी की बुक आपकी अच्छी है, उसमें से भी काफ़ी चीज़ें आपको मिलती हैं एग्ज़ाम में। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको भी टॉपिक वाइज़ करवा दूँगी। अदरवाइज़ जैसे-जैसे आपका ब्रांच चलेगा, तो जो भी इस ब्रांच से रिलेटेड होगा उसमें, मैं उसे लेकर आपको कवर अप करवा दूँगी। जो भी होगा एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक? तो आज ये हमारा समाप्त हो गया। क्या श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री, जिसमें आपने 5 चीज़ों को पढ़ा। सबसे पहले आपने टेलीविज़न को समझा, उसके इतिहास को समझा, फ़िल्म के बारे में समझा कि कौन-सी फ़िल्म कब आई, कब बनी, कहाँ पहला सिनेमा घर खुला, किस तरह से भारत में आया, भारत में कहाँ सबसे पहले खुला। फिर आपने समझा नाटक के बारे में, आपने कठपुतली के बारे में समझा, आपने लोक नृत्य को देखा, जो हमारे भारत के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य थे, आपने उनको समझा। तो हमारा यहीं पे श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री समाप्त होता है। अब हमें करना क्या है? तो अब हमें हमें जो पढ़ना है वो है हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रसार कार्यकर्ता के बारे में कि जो प्रसार कार्यकर्ता हैं, वो हैं कौन? साथ ही साथ हम प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये प्रौढ़ शिक्षा क्या है? उसके बाद में हम देखेंगे गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा क्या है? देन हम आगे पढ़ेंगे अपने जो हमारा ये कम्युनिकेशन वगैरह है, संचार हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग परेशान मत होना, ये मत कहना कि पिछली बार तो 28 क्लास ही हुई थी, तो क्या 10 क्लास में अगले 10 क्लास में हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा? जी नहीं। अभी मैं आपको बता दूँ कि कम से कम आपने 15 पढ़ा है और कम से कम आप भी 15 क्लासेस और होंगी, 15 से 20 क्लासेस अभी आपके ये इसकी होंगी एक्सटेंशन एजुकेशन के। तो घबराना नहीं है, आराम से तसल्ली के साथ पढ़ना है। अगर आपका एग्ज़ाम है तो हमारी सारी की सारी ब्रांचेज़ हो चुकी हैं एक बार, आप जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट बना है चैनल पर, आप वहाँ से जाकर सारी क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक? तो चलिए बस आज के लिए यही इतना रखेंगे, क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और गलती से शेयर मत कर दीजिएगा, ठीक? क्योंकि आप लोग शेयर तो करते नहीं हैं, तो जो गलती से कभी 1 लोग कभी 2 लोग कर देते हैं, तो गलती से शेयर मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा कट जाएगा ना। पैसा कट जाएगा, लाइक कर देंगे तो भी पैसा कट जाएगा, बड़ी दिक्कत है। ठीक है, आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।